नमस्कार, करनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। हाँ जी, इससे पहले 20 सितंबर तक का करंट अफेयर हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे 21 तारीख से लेकर 27 सितंबर तक राजस्थान में क्या क्या घटा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल पर। और हाँ, राजस्थान करंट अफेयर की एक सीरीज़ है जो कि संडे टू संडे आती है, तो इस सीरीज़ को आप रेगुलरली जो है देखिए, क्योंकि आरपीएससी की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो आरएएस के इंटरव्यू आने वाले हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में जो भूमिगत मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ हुआ है उसके बारे में। इसके साथ साथ डूंगरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और धारा 144 डूंगरपुर में क्या चल रहा है, अभी कैसी स्थिति है वहाँ पर और क्या है ये सारी घटना, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ साथ राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2020 जो कि जिस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत जो अतिरिक्त लाभ और अनुदान में जो छूट दी गई है वो क्या है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्य की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन के बारे में। हाँ जी, राजस्थान की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन मेट्रो चरण 1B का उद्घाटन हो गया है। ये क्या है, मेट्रो चरण 1B। ये चांदपोल से बड़ी चौपट तक चलेगी और हेरिटेज लुक को इसमें बरकरार रखा गया और ये जयपुर के पर्यटन को बढ़ावा देगी। सुरक्षित है, प्रदूषण मुक्त है, सस्ती है और आरामदायक यात्रा इसमें की जा सकती है। इसकी लंबाई टोटल 11.3 किलोमीटर है और 26 मिनट में जो है ये अपना पूरा रास्ता कवर करेगी। देखिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले जाते हैं कि मेट्रो ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले भारत में कहाँ पर हुई। सबसे पहले भारत में मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत है वो 1984 में हुई और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। मेट्रो मैन कौन है? हम जानते हैं कि मेट्रो मैन के नाम से ई श्रीधरन विख्यात है। इनका पूरा नाम है ईटालुपल्लापिल श्रीधरन, ईला टू पल्लापिल श्रीधरन जी एस। वर्तमान में भारत में कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बंगलौर, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर, लखनऊ और हैदराबाद शहरों में मेट्रो ट्रेन सफलतापूर्वक चल रही है। जयपुर की मेट्रो ट्रेन का जो संचालन है वो हम थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। जयपुर की मेट्रो का जो इतिहास है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन जो हैं वो इसके स्टैटिक पोर्शन से आ जाते हैं जो करंट में हो रहा होता है। देखिए, राजस्थान में जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार के द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या है, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका पंजीकरण किया गया 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। यस, इसके साथ साथ राजस्थान के जयपुर जिले में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य 2 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण जो है इसका सबसे पहले 2011 में इसका शिलान्यास किया गया था और मेट्रो के परीक्षण का जो एक चरण है उसका पूरा होने में टाइम लगा लगभग 4 से 5 साल। 3 जून 2015 को फेज़ 1A अभी जो भूमिगत ट्रेन चलाई गई है वो फेज़ 1B के तहत चलाई गई है। ठीक है, ये फेज़ 1A के अंतर्गत 2015 में मानसरोवर में चांदपोल तक मेट्रो जो है वो चलने लगी है। और ये है कि मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है। ये मेट्रो ट्रेन है, आपने देखा, चांदपोल से बड़ी चौपट तक है। तो ये फेज़ 1 की है लेकिन 1B है। ठीक है, चलने लगी। और इस प्रकार एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो इसमें है वो ये है कि 3 जून 2015 गुलाबी नगरी के लिए ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि दिल्ली के बाद जयपुर पहला उत्तर भारतीय शहर है जहां पर मेट्रो ट्रेन शुरू की गई है। तो उत्तर भारतीय शहरों में दिल्ली के बाद दूसरा जो है वो कौन सा है, जयपुर, जहां पर मेट्रो ट्रेन शुरू की गई है। उसका दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डूंगरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और धारा 144 को लेकर डेली 4-5 दिन से हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं इस हफ्ते कि आगजनी हुई डूंगरपुर में, या NH 8 का जो लगभग 10 किलोमीटर का एरिया है वो कैप्चर हो गया है। कुछ लोगों की जान भी चली गई है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिली। तो थोड़ा सा हम डूंगरपुर को देख लेते हैं। देखिए, डूंगरपुर की स्थापना 13वीं शताब्दी में राजा डूंगरिया भील ने की थी। ठीक है, और रावल पीर सिंह ने भील प्रमुख डूंगरिया को हराया। उसके बाद इस जगह का नाम डूंगरपुर पड़ा था। और इसके बाद हालांकि इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में राजा डूंगरिया भील के द्वारा हो गई थी।
बाद में इसका नाम डूंगरपुर पड़ा। डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिण में बसा एक नगर है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रहा डूंगरपुर, कहाँ पर है, बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण में यहाँ पर डूंगरपुर है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का मिला जुला बांगड़ कहलाता है। इसमें उदयपुर और प्रतापगढ़ 4 हैं, प्रतापगढ़ को भी हम यहाँ पर शामिल करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि देखिए ये उदयपुर, डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़, बेसिकली इन तीनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जो है पूरा बांगड़ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, ये प्रदेश बांगड़ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यहाँ की मूल बोली बांगड़ी है। बागड़ी जो है, बागड़ी पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये गुजरात से लगा हुआ है। ये क्या है, ये आपका गुजरात है, तो इस पर यहाँ पर जो बोली है वो गुजरात का प्रभाव जो है इस बागड़ी बोली पर दिखाई देता है। बागड़ प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी जो है आदिवासी है, और यह इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है, उन्हीं के बीच आदिवासियों का डेरा है। तो आप देखेंगे डूंगरपुर ज़्यादातर आदिवासी इलाका है और आदिवासियों का घेरा यहाँ पर है। तो थोड़ा सा हमने डूंगरपुर को देख लिया कि ये जो प्रॉब्लम जो आप समझ पाएंगे ईजिली, जो न्यूज़पेपर में आ रही है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 8 की हम बात करते हैं तो दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक है, ये है आपका NH8। यहाँ पर राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो जयपुर आता है, इसमें अजमेर आता है, उदयपुर आता है। ये मुख्य जो है एरिया जो है राजस्थान का इसमें कवर होता है। राजस्थान के 3 मुख्य जिले जो है इसमें कवर होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 की कुल लंबाई 1428 किलोमीटर है। भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली को भारत की वित्तीय राजधानी किससे जोड़ता है, बॉम्बे से। ठीक है, यह राजमार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका यात्रा मार्ग यदि हम देखें तो दिल्ली, जयपुर, जो मेन सिटी है उनकी हम बात कर रहे हैं, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और मुंबई, यानी दिल्ली फिर राजस्थान में आएगा, फिर गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में ये चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 है मुख्य, अजमेर और उदयपुर। तो उदयपुर से ये जो मार्ग है, क्योंकि हमें पता है जब हम डूंगरपुर की बात करते हैं तो उदयपुर से ये डूंगरपुर लगता है, तो इस वाले क्षेत्र में ये आदिवासी इलाका है, तो इस NH8 को जो है पूरा सा जो है वो कैप्चर कर लिया गया है। किसके द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, यस, ये जो है कैप्चर किया गया है कुछ आदिवासी लोगों के द्वारा। उनकी कुछ अपनी डिमांड्स हैं, क्या हैं उनको भी हम थोड़ा देखते हैं। देखिए राजस्थान के डूंगरपुर में रीट 2018 में रिक्त रहे 1167, ठीक है, यानी 1167 अनारक्षित सीटों को ST अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने की मांग को लेकर उदयपुर डूंगरपुर सीमा के पास कांकरी डोगरी पर महापड़ाव किया गया है। कहाँ पर किया गया है, लगभग आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये पड़ाव जो है वो किया गया है, क्योंकि यहाँ से NH8 निकलता है। ठीक है, डूंगरपुर में NH8 के पास देखिए उपद्रवियों ने SP की गाड़ी को जला दिया और ASP के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग की। कई बार आपको RS के इंटरव्यू में सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये जो घटनाएं घट रही हैं आपके आसपास उनको आपको देखना और किस तरीके से प्रशासन ने, पुलिस ने इस घटनाओं को जो है वो क्लियर किया, इन घटनाओं में जो है अपनी भागीदारी दिखाई, किस तरीके से एक्शन लिया, उसको भी हमें यहाँ पर सेट करना है कि मान लो इंटरव्यू में आपसे से सिचुएशनल क्वेश्चन जाए तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चंस को जो है डील करें। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि क्या क्या हुआ और किस तरीके से सिचुएशन को डील किया गया। इसमें एक युवक की मौत भी होना बताया गया और एक नाबालिग किशोर जो है वो घायल हुआ, ये भी बताया गया है। डूंगरपुर के बाद उदयपुर जिले में और बांसवाड़ा जिले में भी धारा 144 जो है लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवा की आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। तो समझ पाए हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरा मामला यही है कि जो अनारक्षित सीट हैं उनको रह गई हैं उनको जो है वो भरा जाए। आपको पता है कि कोविड-19 में जो है बेरोज़गारी की दर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसी स्थिति में जो है वो लगातार रोजगार के लिए जो है वो युवा मतलब आंदोलन कर रहे हैं, तो उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, धारा 144 थोड़ा सा देख लेते हैं। कई बार धारा 144 को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। धारा 144 की बात करते हैं तो ये है आपकी CRPC की धारा 144। ये शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। इसके तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरों या दंगों की आशंका हो तब ये लगाते हैं। धारा 144 जहाँ पर लगती है उस इलाके में 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन धारा 144 तो इतना हमको सुनने में आ रही है आजकल हर छोटी छोटी, और अभी कोरोना में तो कोरोना काल में तो धारा 144 का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि धारा 144 है क्या। देखिए, ये कानून है जो औपनिवेशिक काल में बना। तो इसका पूरा नाम क्या है? CRPC, यानी यस आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। यानी इसके अंतर्गत किस तरीके से दंड की क्या प्रक्रिया होगी उसको इसके अंतर्गत जो है वो शामिल किया जाता है। 1973 की धारा है 144। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या उपद्रव की आशंका और उसे रोकने संबंधित प्रावधान लागू करने का अधिकार जो है इसके अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट को इसमें एक लिखित आदेश पारित करना होता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों पर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में आने जाने के संबंध में निर्देशित किया जाता है। इसके साथ साथ वो वहाँ पर हथियार नहीं ले जा सकते, असेंबल नहीं हो सकते। मैक्सिमम इसकी जो लिमिट होती है वो 4 भी कर सकते हैं, नहीं तो 5 से ज़्यादा तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते हैं, ये इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये लागू कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, या फिर जो है राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी जो है इसको लागू कर सकता है धारा 144 को। ठीक है, तो किसकी है? CRPC की। देखिए, 2 होती हैं, एक तो IPC होती है, एक CRPC होती है। तो 144 जो है धारा वो CRPC की है, IPC की नहीं है, इंडियन पैनल कोड की नहीं है। ये किसकी है? क्रिमिनल कोड प्रोसीजर जो है कोड उसकी है ये। ठीक है, तो आपको ये क्लियर रखना है। इसके अंतर्गत और इसमें क्या हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है धारा 144 जारी होने के दिनांक से 2 महीने तक लागू रह सकती है। हालांकि ये बहुत बड़ी, अगर इसको मैं धारा 144 को पूरा बताने लगूँ ना कि CRPC क्या है या IPC क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कर्फ्यू में और 144 में क्या डिफरेंस है, इन सबको हम डिटेल में आपके लिए एक जो है एक अलग से सीरीज़ लेके या अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इनको डिटेल में बताएंगे। अभी हम जो है वो करंट की दृष्टि से थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें हम शामिल कर रहे हैं। धारा 144 जो है जारी होने के दिनांक से 2 महीने तक लागू रहती है, और अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको 6 महीने तक बढ़ा सकती है, लेकिन 6 महीने से अधिक प्रभावी जो है धारा 144 नहीं रह सकती। ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको लेकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या है तो आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा इसको और डिटेल में जो है एक 20 से 25 मिनट की वीडियो हम आपके सामने, लगभग 25-20 मिनट की वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे जिसमें इन सबको क्या डिफरेंस है, IPC CRPC सबको डिटेल में हम बताएंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर इस हफ्ते की, वो है राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2020 जो है वो पास तो पहले ही हो गया था अगस्त में, लेकिन अभी जो है इसको जो है राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और अभी ये जो है एक कानून बन गया है। हालांकि 2003 में इस बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन इसको कानूनन अधिकार नहीं मिल पाया था। अब इस विधेयक से मदरसों को वैधानिक दर्जा मिल गया है। इससे प्रदेश के लगभग 2 लाख जो बच्चे हैं उनको लाभ होगा और उनकी पढ़ाई में जो है गुणवत्ता आएगी। ठीक है, 17 साल से मदरसा बोर्ड महज एक प्रशासनिक आदेश से चल रहा था, और राजस्थान में अगर देखा जाए तो लगभग 21 जो है वो मदरसे हैं जिसमें 2 लाख स्टूडेंट लगभग पढ़ रहे हैं। इनसे होगा क्या, इनमें कार्य क्या किया जाएगा। अब एक तो मदरसों में हाईटेक एजुकेशन दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि मदरसा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड होता है, जहाँ पर मुख्यतः उर्दू में तालीम जो है वो दी जाती है। ठीक है, मदरसों की बिल्डिंग में सुधार होगा, खेलने के लिए मैदान डेवलप होंगे, पढ़ने के लिए इसमें लाइब्रेरी होगी, और ये भी कहा जा रहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए मदरसों का अपना बोर्ड भी बनाया जा सकता है। तो अब इस विधेयक से ये जो फ़र्क है वो देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी मदरसों तक हमने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम देखेंगे राजस्थान, एक और जो लास्ट न्यूज़ वो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2019 के तहत जो अतिरिक्त लाभ व अनुदान में छूट दी गई है उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली हम थोड़ा सा RIPS को यदि देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले RIPS जो आई थी यानी राजस्थान इन्वेस्टमेंट, देखिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, तो इसको बोलते हैं RIPS।
2019, लेकिन सबसे पहले रिप्स 2014 में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और 2019 के नाम से ये जो रिप्स है दोबारा से शुरू की गई। ये कार्य क्या करती है? इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को सरकार के द्वारा मदद दी जाती है जो कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर जो पहले से व्यवसाय चल रहा होता है उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, अधिक पैसा डालना चाहते हैं, उसको और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ऐसा व्यवसाय, ऐसा उद्योग जो बंद हो गया उस व्यवसाय को फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत रिप्स के अंतर्गत जो है उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी उन्हें विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य ये होता है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाया जाए और रोजगार को बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में सरकार वैसे भी आत्मनिर्भर भारत की बात करी, उद्योग को बढ़ावा देने की बात करी। ऐसी स्थिति में रिप्स में कुछ परिवर्तन जो है यहाँ पर किए गए हैं। वो क्या है? वो ये है कि पर्यटन को रिप्स 2019 के अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया था। ठीक है, थ्रस्ट सेक्टर क्या होते हैं? कुछ ऐसा खास एरिया होते हैं जिनके लिए कुछ खास प्रावधान जो है गवर्नमेंट करती है कि भाई इतना निवेश आप कर सकते हो, इसमें आपको इतनी अतिरिक्त छूट दी जाएगी, इस टैक्स में इतनी छूट दी जाएगी इत्यादि। तो अभी पर्यटन इसको थ्रस्ट एरिया में तो शामिल 2019 के अंतर्गत हो गया था। इसमें और कुछ जो सुधार है वो ये हुआ है कि अब पर्यटन इकाई में न्यूनतम 2 करोड़ रुपये का यदि निवेश करना है तो उस पर 20% कैपिटल सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। ठीक है, तो ये एक अपने आप में इसके अंतर्गत जो है वो चेंज आया है। इसके अंतर्गत अधिकतम 25 लाख रुपए तक निवेश अथवा ऋण पर ब्याज में जो है 5% की छूट जो है इसके अंतर्गत दी जाएगी। इसके साथ साथ अपैरल और टेक्सटाइल उद्योग को अपशिष्ट शोधन संयंत्र पर देय अनुदान की सीमा में भी संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अच्छा, ये अपशिष्ट शोधन संयंत्र क्या होते हैं? जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं ना किसी उद्योग से, तो उसकी भी एक सीमा निर्धारित करती है गवर्नमेंट। अब क्या होगा कि ये पर्यटन जैसे है तो इन उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण को घटाने के लिए यहाँ पर अवशिष्ट शोधन संयंत्र स्थापित करने पर जो सरकार अनुदान देगी उसकी सीमा अब 1 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 करोड़, यानी 2 करोड़ तक का जो अनुदान है गवर्नमेंट देगी, जिससे कि क्या किया जा सके? प्रदूषण को घटाया जा सके और वो जो उद्योग हैं अपने यहाँ अपशिष्ट शोधन संयंत्र जो हैं वो स्थापित कर सकें। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिप्स वैसे योजना वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट के द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या राजस्थान की अर्थव्यवस्था को फलने फूलने जैसी बनाने के लिए कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा बूम करने के लिए सरकार क्या करे? क्योंकि कोरोना काल में हमें पता है कि पर्यटन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में पर्यटन इंडस्ट्री को लेकर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।